डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम हैप्पी कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। इसमें लगता है काफी एफर्ट, लेकिन मुझे आशा है कि धीरे धीरे कई मेरे स्टूडेंट इससे लाभ उठाएंगे तो मुझे संतोष होगा। ये एक वीक का पूरा लेखा जोखा है जो पेपर में इधर उधर आ रही है, और उसको बहुत तरह से कस्टमाइज किया है मैंने, एक पॉलिटिकल साइंस के व्यू से और दूसरा कुछ समझने के लिए, केवल न्यूज नहीं है, उसके थ्रू जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इंडिया और वर्ल्ड में, उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए, आईएएस के प्रीलिम से लेके और यूजीसी नेट, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन। यदि आईआर में देखें इंटरनेशनल न्यूज कैसा दिखता है, तो मैंने पहला जो लिया है, आपको पता है कि ग्रीन का मतलब होता है पिछले वीक से, ये अभी भी इसकी गूंज जो है सुनाई पड़ रही है। क्योंकि ये पहले देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, तब मैं बताता हूं। अभी अमेरिका में यूएस एशियन समिट हुआ, यूएन एशियन लीडर समिट। जो बाइडेन जो है, उन्होंने एशियन लीडर को अपने यहाँ इनवाइट किया, उनके साथ में हाई लेवल मीटिंग की। ये मीटिंग कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको देखने का तरीका ये है, मैं फिर से बता दूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना गेस कीजिए और फिर देखिए सर क्या कहते हैं। तो ये जो हुआ 2 दिन के लिए, 12-13 मई को हुआ। उसमें देखिए, यूएस की इंटरेस्ट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में बढ़ती जा रही है। इंडो पैसिफिक जो है उनके लिए एक बहुत सॉरी उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इंडो पैसिफिक, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है आरसीईपी, बीआरआई, ये प्रोजेक्ट लेकर के एक हेजेमनी टाइप का उनको दिख रहा है। तो उसमें एक एशियन बहुत बड़ा पार्टनर यूएस को दिखता है। इस उसी क्रम में यूएस क्वाड को देखता है। क्वाड जो है, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, 4 नेशन इसमें है। चाइना देखिए इसमें गायब है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। और यूएसए जो है इंडो पैसिफिक में लीड करना चाहता है, इंडिया को अपना पार्टनर बनाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जापान को पार्टनर बनाना चाहता है। इंडिया के लिए थोड़ा सा लिवरेज पॉइंट है। इंडिया को एक तरह का जो स्पेस मिलता है प्ले करने का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो इंडो पैसिफिक में उसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, इंडियन ओशन का वो सबसे बड़ा नेशन है, उसके चलते मिलता है। तो क्वाड में जो 4 मेंबर हैं वो याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना है कि ये चाइना की हेजेमनी से निपटने का यूएस का एक तरह से काउंटर प्रयास है, और इंडिया भी के लिए भी स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे चाइना को काउंटर करने का उनको मौका मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्वाड के बारे में कि इसका जो स्लोगन है या मोटो या एम ऑब्जेक्टिव है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये आपको कई एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है कि इसका मोटो क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और ये होने वाला है 24 मई को जापान में। अब नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन है वो भी मैंने हरी वाली रखी है, मतलब पिछले वीक से कैरी हो रही, कि उसकी गूंज अभी भी सुनाई पड़ रही है। पूरे यूएस में आंदोलन भी हो रहे हैं, औरतें सड़कों पे निकल आई हैं कि आवर बॉडी आवर राइट, मतलब हमारा शरीर है, हमारा राइट है एबॉर्शन कराना। ये जो है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे डेमोक्रेट इसको साथ देते हैं, और रिपब्लिकन चूंकि कंजर्वेटिव जैसे हैं, वो एबॉर्शन को, लाइफ को किल करना मानते हैं। अभी जो वहां का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मेजोरिटी जो है वो कंजर्वेटिव जजेस की हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो पार्टी सत्ता में होती है वही जजेस को अपॉइंट करती है। तो रिपब्लिकन बहुत दिन सत्ता में रहे, तो उन्होंने जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के जो जजेस थे उनको ज्यादा सेलेक्ट किया, और जजेस वहां पे सेलेक्ट हो या इलेक्ट सेलेक्ट होते हैं लाइफ लॉन्ग। वो जब तक मरते नहीं या रिजाइन नहीं करते, इंपीचमेंट ना हो, तब तक उनको जो है हटा नहीं सकते आप। तो वहां पे मेजोरिटी हो गई है कंजर्वेटिव जजों की, और उन्होंने एक जो बहुत फेमस केस था 1973 में, रो वर्सेस वेड, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट जो है ऐसे कानून नहीं बना सकते हैं जहां की एबॉर्शन को जो है एबॉर्शन को कर्टेल किया जाए। मतलब एबॉर्शन एक तरह का राइट है अंडर 14th अमेंडमेंट, जहां पे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी दिया जाता है। तो वो उन्होंने एक तरह से ये राइट को गारंटी कर दिया था, राइट टू एबॉर्शन को। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अभी की सुप्रीम कोर्ट शायद बदलने जा रही है। अब ये शायद इसलिए क्योंकि यूएस के पेपर में ये बात लीक हो गई कि उनका जो ड्राफ्ट ऑर्डर बना है वो उसको पलटने जा रहा है। इस पे ही इतना बड़ा हंगामा हो गया है। तो इस न्यूज को एक बार फिर से देख लीजिए, वहां के जो 14th अमेंडमेंट है उसके बारे में जान लीजिए, वहां के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं ये भी जान लीजिए,
प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं और सीनेट अप्रूव करती है। याद रखिए सीनेट का कितना पावर है, इसीलिए सीनेट को कहा जाता है मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड। वन कंट्री टू सिस्टम कहां से रिलेटेड है? अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ये यदि आप आंसर क्वेश्चन देखिए, हांगकांग, सिंगापुर, मकाओ, ये बेसिकली हांगकांग मकाओ दोनों जगह लागू है। ये दोनों स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड एरिया हैं चाइना के अंदर। हुआ ये था कि चाइना जो है उसको हांगकांग यूके ने सौंप दिया था 1997 में, लेकिन उस समय तक तो वो ब्रिटेन का था, एकदम प्रोग्रेसिव था, सिंगापुर के जैसा था हांगकांग। एक बार चाइना के अंदर आया तो चाइना ने उसको अपने सिस्टम में जकड़ने की कोशिश की। वन पार्टी रूल, ऑथोरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी नहीं, सिविल लिबर्टी बहुत ज्यादा नहीं, लाइक दैट। उसके अगेंस्ट में वहां बहुत सारे आंदोलन भी हुए, मैंने यहाँ पे दिया है। अम्ब्रेला मूवमेंट 2014 में हुई थी, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट 2019 में हुई थी। लेकिन वहां पे फिर भी चाइना ने वन कंट्री टू सिस्टम लागू रखा। वन कंट्री टू सिस्टम क्या है कि देश तो एक है लेकिन सिस्टम अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वहां थोड़ा लिबरलिज्म रहेगा हांगकांग और मकाऊ में। अब अभी क्या हुआ है कि वहां जॉन ली जो हैं वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिए हांगकांग के, जो कि एकदम प्रो चाइना और प्रो ऑथोरिटेरियन रेजिम है। वो वहां के पहले जो है मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। मतलब ये क्या थे आप ये देख सकते हैं। ली जो हैं वो पहले वहां के सेक्रेटरी होते थे सिक्योरिटी के। आप इसका एग्जैक्ट देख लीजिएगा, फॉर्मर सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी। अब ये इसका मायने क्या होता है नेट पे देख लीजिएगा। इसका मायने ये है कि एक तरह से वो सिक्योरिटी के हेड थे हांगकांग में, और वो बहुत ही लॉयलिस्ट माने जाते हैं चाइना की जो सरकार है। और ये भी माना जाता है कि जॉन ली के सीईओ बनने से वहां पे और भी सिविल लिबर्टी जो है वो आहत होगी, और वो और भी इंटीग्रेट हो जाएगा चाइना के ऑथोरिटेरियन सिस्टम में। इसको लेके ईयू, अमेरिका, फ्रांस सब ने जो है अपनी चिंता जताई है जॉन ली के सीईओ बनने से। और जिस तरह से वहां इलेक्शन हुआ उसको भी नेट पे पढ़ लीजिएगा। वो कोई इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, वो इलेक्शन कमिटी चुनती है। वो बहुत ही एक इनडायरेक्ट और नॉन ट्रांसपेरेंट वे है चुनने का। तो अभी हांगकांग में फिर से सुलग सकती है मामला, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैचिंग मैंने दिया है वो क्यों दिया है, क्योंकि अभी जो है जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं रीजनल लाइक यूरोपियन यूनियन, G20, अफ्रीकन यूनियन, कैरीकॉम, कैरीकॉम का तो नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसकी प्रेसिडेंटशिप किस कंट्री के पास में ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी प्रेसिडेंट जर्मनी जो है यू का प्रेसिडेंट अभी है, इंडोनेशिया G20 का है, सेनेगल जो अफ्रीकन यूनियन का है, और बेलीज जो है कैरीकॉम का है। अब कैरीकॉम क्या है, यहाँ पे देखिए ये कैरिबियन कम्युनिटी है। कैरिबियन नेशन जो 15 हैं, जिसमें कि वेस्ट इंडीज के कंट्री जो क्रिकेट हमारे साथ खेलते हैं, बारबाडोस, ट्रिनिडाद, गयाना, फ्रेंच गयाना, और मे बी मैं कुछ नेम और भूल रहा हूं, लेकिन ट्रिनिडाद एंड टोबैको भी है उसमें। तो वो जो है जो कंट्री यहाँ पे दिख रहे हैं ये कैरिबियन सी में आते हैं। अब ये कैरिबियन सी क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप देखिए यूएसए है यहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ नीचे में नॉर्थ साउथ अमेरिका है। इसके बीच में एक कैरिबियन सी है छोटा सा, उसमें ये 15 कंट्री जो है फैले हुए हैं, और ये सारे कंट्री मिलकर के कैरी कॉम बनाते हैं, और इन्हीं में से कुछ कंट्री मिलकर के वेस्ट इंडीज नाम की क्रिकेट टीम बनाते हैं। तो इसको आप मैच करेंगे तो ये मिलेगा। ये आपको जानना चाहिए, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए हम जेसीपोआ के बारे में जानते हैं। जेसीपोआ अभी क्यों न्यूज में थी, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ने, कि हम जेसीपोआ को रिवाइव करना चाहते हैं, हम उसमें आना चाहते हैं। जेसीपोआ क्या था, इसका फुल फॉर्म था, इसमें से पूछा जा रहा है विच इज इनकरेक्ट अबाउट जेसीपोआ। इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, तो सारे सही हैं। जेसीपोआ के बारे में जान लीजिए। इसका पूरा नाम है ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये बेसिकली इसको जो है ईरान न्यूक्लियर डील या ईरान डील कहा जाता है। ये डील था क्या, पता है आपको कि ईरान के न्यूक्लियर डील को लेके बहुत टेंशन होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाई हुई है कई वर्षों से, और उससे बहुत तरह से नुकसान बहुत लोगों को हो रहा है, क्योंकि ईरान एक इंपोर्टेड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अलग थलग भी पड़ गया है। तो उसको ठीक करने के लिए कि वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सप्लॉयटेशन हो और उसे न्यूक्लियर बम ना बने, और ईरान जो है इंटीग्रेटेड भी रहे इंटरनेशनल रिलेशन में,
इसके लिए JCPOA किया गया था। ये एक एग्रीमेंट था जो कि 2015 जुलाई में किया गया था बिटवीन ईरान एंड P5+1। अब ये क्वेश्चन अलग से आपको पूछा जा सकता है कि P5+1 क्या है। P5 मतलब होता है परमानेंट 5 मेंबर जो यूएन के हैं जिनको वीटो पावर है, जिसमें USA, रसिया, फ्रांस, UK, चाइना आते हैं। और 1 मतलब यूरोपियन यूनियन। तो इससे पावरफुल तो कोई अभी वर्ल्ड में है नहीं। तो ये 6 जो एक ऑर्गेनाइजेशन और 5 कंट्री के बीच और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील हुआ था। मई 2018 में ट्रंप ने कहा कि हम इससे बाहर निकल आएंगे। ट्रंप तो पता है कितने सारे एग्रीमेंट से बाहर निकल आए। तो उसके बाद से ये डोलड्रम में पड़ा हुआ था, उसको फिर रिवाइव करने की बात हो रही है JCPOA। फॉर विच मिड टर्म इलेक्शन इन USA टेक्स प्लेस, मतलब किस चीज के लिए मिड टर्म इलेक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अब 4 साल के बीच में जो 2 साल, जैसे 2020 में इलेक्शन हुआ है तो 2022 में मिड टर्म इलेक्शन होगा। अब ये मिड टर्म जो है ये राष्ट्रपति को उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये विधायिका जो वहां की है, लेजिस्लेचर, उसका इलेक्शन होता है जो वहां पे कांग्रेस कहलाती है। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट कहलाती है, अमेरिका में कांग्रेस कहलाती है। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा, वहां लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अपर हाउस को सीनेट कहते हैं। इंडिया के अनलाइक इंडिया, सीनेट बहुत पावरफुल। आपने देखा कि जजेस की अपॉइंटमेंट को भी वो जो है रेटिफाई करते हैं, तब जज बन पाते हैं। इसके अलावा बहुत और सारे बहुत पावर सीनेट को वहां पे दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अमेरिका इंडिया के अनलाइक, इंडिया के से अलग, वो एक ट्रू फेडरलिज्म है, जो कि इसको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। इंडिया को होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। मतलब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म मतलब जो 50 स्टेट हैं वहां, वो फेडरल जो गवर्नमेंट है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। सबकी अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग झंडा है, अलग टाइप के जो है वहां के लॉ हैं, नीति हैं, और अलग रास्ते पे भी वो चल सकती है। कहने को वो फेडरल स्टेट हैं। तो इसके लिए वहां सीनेट जो है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, उसको बहुत पावर दिए गए हैं। तो सीनेट के 1/3 सीट का और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके सारे सीट का जो इलेक्शन होता है वो मिड टर्म इलेक्शन कहलाता है। मतलब राष्ट्रपति के जो टेन्योर है 4 साल, उसके बीच में। सो इसका सही जवाब है बोथ A and B, all seats of the House of Representative and 1/3 of the seat of the upper house. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि CPTPP क्या है। अब ये आपको देख के लगता होगा ये तो क्यों, मतलब सर ने दिया है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ये अभी न्यूज में था। ये बेसिकली जो है, आप यहां पहले आइए, TPP एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनाने की घोषणा हुई थी। ट्रांस पैसिफिक मतलब वही इंडो पैसिफिक से आगे, मतलब पैसिफिक के इतर, उसको ट्रांस पैसिफिक। अगेन US का उसमें इंटरेस्ट था कि पैसिफिक एरिया में जो है, जैसे RCEP है उस टाइप का डेवलप करे। उसमें ये 11 कंट्री साथ में थे। आप पढ़ सकते हैं कौन कौन अमेरिका के साथ आना चाहते थे। ये सारे पैसिफिक ओशन के इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता है हर चीज से बाहर जाना चाहती थी, तो वो उसने विड्रॉ कर लिया। प्रपोज्ड उस समय बना भी नहीं था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। बाद में इन सारे कंट्री ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अलग होना है तो हो, हम मिल करके बनाएंगे कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इनका नाम चेंज करके CPTPP बना दिया। तो अब जो है अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम CPTPP में शामिल हो सकते हैं या हम उसमें इंगेज होना चाहते हैं। इसलिए ये न्यूज में था। इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, मतलब सभी सही हैं। विच यूरोपियन कंट्री एक्सप्रेस इज डिजायर टू ज्वाइन नाटो। आपको पता है कि नाटो के एक्सपेंशन को ही लेकर के अभी जो है यूक्रेन में वॉर हो रहा है। रसिया जो जिस तरह से नाटो ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन कर रहा है, उसको रसिया अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानती है। और उसका कहना है यदि यूक्रेन शामिल होगा हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूक्रेन और जॉर्जिया। अभी हाल में फिनलैंड ने कहा कि हम बहुत जल्द शामिल होना चाहते हैं। उसके पहले स्वीडन ने कहा था, उसके पहले यूक्रेन ने कहा था, उसके पहले जॉर्जिया ने कहा था। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। यहां आपको पता होना चाहिए कि नाटो 1949 में बनी थी। इसके अगेंस्ट में वॉर्सो पैक्ट बना था, जो मिलिट्री अलायंसेस वो ईस्टर्न ब्लॉक नेशन विद द लीडरशिप ऑफ USSR 1955 में बना। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उस समय में वॉर्सो पैक्ट को तो भंग कर दिया गया, लेकिन नाटो बनी रही। एक ये चिंता का विषय रहा रसिया के लिए। ना ही केवल बनी रही बल्कि वो ईस्ट वार्ड अपना एक्सपेंशन करती रही और उसके मेंबरशिप जो है बढ़ते रहे। अब जो है वो 30 कंट्री की मेंबरशिप हो गई है, जो कि पहले कम थी। कई जो हैं जो पहले USSR के रिपब्लिक थे, लाइक इस्टोनिया, लटीविया, वो सब भी जो है नाटो के मेंबर बन गए।
इससे रसिया हमेशा जो है परेशान होता रहा और फाइनली जब यूक्रेन ने अपनी मंशा जाहिर की तो वो उस पर अटैक कर बैठा। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें से नाटो के जो 30 कंट्री हैं उसका नेम आप देख लीजिएगा, नेट पे आपको काम आएगा। उसमें 27 कंट्री यूरोप के हैं, एक कंट्री यूरेशिया का है मतलब रसिया, सॉरी यूरेशिया का कौन सा कंट्री है आप चेक कर लीजिएगा, मतलब जो कि यूरोप एशिया दोनों में है, और दो जो है नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा। Which country voted in favor of Russia in United Nations Human Rights Council recently on probing alleged Russian war crime in Ukraine? तो आपको यहाँ एक बात और पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछा सकता है कि रसिया को अभी यूएन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने जो बूका में जो लाशों का ढेर मिला उसके बाद ऐसा किया गया, और उन पे जो है केस भी चलाया जा रहा है यूएन एचआरसी में, वॉर क्राइम जो उन्होंने यूक्रेन में उनके सैनिक ने किया है। इस इशू पे जब वोटिंग की टाइम आई तो दो कंट्री ने रसिया को सपोर्ट किया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक है चाइना और दूसरा है इरिट्रिया, जो इरिट्रिया के बारे में आप जानते नहीं होंगे, तो आंसर है बोथ ए एंड बी। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने अभी तक जब से ये लड़ाई शुरू हुई है 24 फरवरी को, तब से 11 बार जब भी मौका आया है, चाहे जनरल असेंबली में हो, सिक्योरिटी काउंसिल में हो, यूएनएचआरसी में हो, उसने एब्सटेन किया है कुछ और कंट्रियों के साथ इन मामलों पे। एक तरह से उसने रसिया का साथ दिया है। इसको लेकर के वेस्टर्न पावर बड़े घबराए और एक पूजे ऑफ वेस्टर्न लीडर जो है वो इंडिया में आए, आपको मैंने बताया है पिछले वीक्स में, और इससे इंडिया की एक तरह से थोड़ी अहमियत बढ़ गई इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट टाइप का इंस्टेंस लेता नजर आया। विच इज इनकरेक्ट अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इसका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन अभी ये न्यूज में आ गई। ये न्यूज में फिर वही आई जब इंडो पैसिफिक की बात आई। आपको पता है कि अमेरिका कितना ज्यादा अभी जो है वो बहुत फोकस्ड हो गया है इंडो पैसिफिक में लीडरशिप को लेके, चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए। तो उसने एक प्रपोज किया, ये एक तरह का काउंटर है, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, इसका मतलब सारे सही हैं। तो इट इज ए प्रपोज्ड फ्रेमवर्क ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी फॉर इंडो पैसिफिक रीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए। जैसे आपको आरसीईपी जो है वो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है, जो चाइना उसको लीड कर रहा है, उसका एक काउंटर है, इसलिए इट इज सीन एज ए रिस्पॉन्स टू चाइना आरसीपी। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया आरसीपी का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया हो सकता है आईपीईएफ का मेंबर बने। आईपीएफ का जो 4 पिलर है वो अंदर की बात पूछी जा सकती है। 4 इसके स्तंभ हैं, वो है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डीकार्बोनाइजेशन मतलब कि इकोलॉजी से लड़ने के लिए, क्लीन एनर्जी इकोलॉजी से लड़ने के लिए, एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन। और अभी अमेरिका ने बोला कि ये ना पिक एंड चूज टाइप का है, आपको 4 पिलर में से आपको केवल हमसे जुड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डीकार्बोनेशन क्लीन एनर्जी, तो आप इसी पे जुड़िए, बाकी से आपको मतलब नहीं है। यदि आप सप्लाई चेन रेजिलियंस केवल लेकर के जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। इससे जो है एले किया है उन्होंने फियर को कि इसमें अमेरिका अपनी टाइप की नीति चलाएगा, टैक्स की, करप्शन की एंड अदर्स। तो इसको लेकर के जो कंट्री इंडो पैसिफिक के लाइक इंडिया एप्रीहेंसिव है, उनको एले करने के लिए अमेरिका ने कहा कि ये पिक एंड चूज है, आप 4 पिलर में से कोई भी चूज कर सकते हो। हु इज द पीएम ऑफ श्रीलंका? ये पिछले वीक में भी न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि महिंदा राजपक्षे को हटा दिया गया था, उनको भाग करके जो है नेवी के नेवल बेस में शरण लेनी पड़ी, वहां भी लोग उनको मारने के लिए पहुंच गए थे, श्रीलंका की हालत इतनी खराब है। तो उसके बाद वहां के जो प्रेसिडेंट है, आपको यहां यह भी पता होना चाहिए कि श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड हो जाता है और वो पार्लियामेंट को फिर जो है वो अकाउंटेबल हो जाता है, जैसे इंडिया में होता है। जनता उसको नहीं चुनती, लेकिन प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करती है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है। इसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बोलते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट को भी बहुत पावर होता है और प्राइम मिनिस्टर को भी। तो जो गोतबया राजपक्षा हैं, उनके ये भाई थे महिंदा राजपक्षा। जब इतना हंगामा मचा वहां के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, तो प्रेसिडेंट गोतबया राजपक्षा ने महिंदा राजपक्षे को रिजाइन करने कहा, उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब उन्होंने सबसे जो वहां के सर्व समर्थक और 6 बार पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ लीडर रानिल विक्रम सिंघे को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए।
रानिल विक्रम सिंघे ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब तो मैं उस डॉक्टर के जैसा हूं जो एक बहुत सीरियस पेशेंट को पहली बार देखेगा। देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। तो रानिल विक्रम सिंघे इज द न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इलेक्शन से रिलेटेड है। हु इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिलीपींस? यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग घटना अभी जस्ट एक दो दिन पहले जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसमें हुई है। उसमें जो चुने गए हैं, इसमें से 4 में से देख सकते हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के लीडर हैं। जो चुने गए हैं, जो अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, उनका नाम है बोंग बोंग मार्कोस। बोंग बोंग, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, बोंग बोंग मार्कोस। अब ये बोंग बोंग मार्कोस क्यों इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? क्योंकि इनके माता पिता ये हैं जिनका फोटो आप यहाँ देख रहे हैं, और इनका नाम जो है या था वो है फर्डिनेंड मार्कोस, ये, और ये इमिल्डा मार्कोस। ये दोनों जो है बहुत इनफेमस हुए फिलीपींस में, क्योंकि इन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति वहां से लूट ली, स्विस बैंक में उन्होंने जमा किया, और इसके अगेंस्ट में वहां पे आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को जो है पीपल्स पावर रिवॉल्यूशन कहते हैं, येलो रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जो कि 1986 में हुई थी। लोग सड़कों पे निकल आए थे और फर्डिनेंड मार्कोस को भागना पड़ा था, और उनके 20 साल का डिक्टेटरशिप वहां पे खत्म हो गया था। ये कहा जाता था कि इमिल्डा मार्कोस के पास में इतनी ज्वेलरी है, इतने डायमंड, कि वो मतलब ब्रिटेन की रानी से भी ज्यादा अमीर है टाइप का, ऐसे बात उस समय कही जाती थी। तो ये इनका, और ये जो बोंग बोंग मार्कोस हैं, ये इनके एकमात्र पुत्र हैं फर्डिनेंड और इमिल्डा मार्कोस के। इसीलिए लोग बहुत हैरत में हैं कि ऐसे डिक्टेटर के बच्चे को वहां के लोगों ने इलेक्ट कर लिया, और वो कहते हैं बोंग बोंग मार्कोस की जो बीत गया बीत गया, अब आगे देखिए मैं कैसा प्रेसिडेंट बनता हूं, मेरे माँ बाप पे मत जाइए, मेरे प्रेसिडेंटशिप में मैं जैसा करता हूं उस पे मुझे आके। बात भी सही है। इससे जुड़ा हुआ एक वोकेबलरी का क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में कि व्हाट इज क्लेप्टोक्रेसी? क्लेप्टोक्रेसी, फर्डिनेंड मार्कोस ने जिस टाइप का रूल चलाया उसको क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं, उनको क्लिप्टोक्रेट कहते हैं। ये एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो इतना करप्ट होता है कि जिस कंट्री को रूल करता है उसका सारा पैसा जमीन बेच बाच के अपने खुद के खजाने में जमा कर लेता है, ऐसे स्विस बैंक या लूट के भाग जाता है। इसको क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं, ऐसे लीडर को क्लिप्टोक्रेट कहते हैं। कहीं आपको यूज हो जाएगा। वेयर इज सेनकाकू आइलैंड? अब ये जो है क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आइए, ये है चाइना, ये है जापान, और ये जो इलाका है इसको कहते हैं ईस्ट चाइना सी। और वहां पे देखिए कि ये सारे आइलैंड हैं, सोनकाकू, दायोई, मेरे प्रोनाउंसिएशन मत जाइए, थायोयुताए, ये सब आइलैंड हैं। अब ये सेनकाकू जो है जापान एडमिनिस्टर करता है, दायायू जो है वो चाइना, मेन चाइना, और थाया उताए जो है वो ताइवान करता है, इसको आरओसी कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इन सब आइलैंड को लेके ये तीनों कंट्री में जो है ताइवान, जापान और चाइना, खास करके चाइना एक तरफ खड़ा होता है, एक तरफ ताइवान, दूसरी तरफ जापान, उसमें लड़ाई होती रहती है। सेनकाकू आइलैंड बहुत सालों से जापान एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन चाइना बोलता है इसमें मेरा अधिकार है। इसी तरह ताइवान के भी इस आइलैंड पे चाइना बोलता है हमारा अधिकार है। इनफैक्ट चाइना ने तो अटैक भी कर दिया था ताइवान पे इस आइलैंड को लेकर के। तो अभी ये क्यों न्यूज में आया? क्योंकि यूएस ने कहा कि यदि जापान से ये आइलैंड छीनने की चाइना कोशिश करता है और एग्रेशन दिखाता है, तो हम यूएस जापान मिलिट्री एग्रीमेंट के तहत हम चाइना को रजिस्ट करेंगे, रोकेंगे। इसके चलते ये सानकाकू आइलैंड जो है न्यूज में आ गया। यहीं यहीं पे बगल में साउथ चाइना सी है, जहां पे 9 डैश लाइन और 10 डैश लाइन है, उसको भी लेकर के जो है विवाद है चाइना और ताइवान। तो ये सब जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है ईस्ट चाइना सी। Who is recently elected as the president of UAE? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी वहां के बहुत सालों से जो प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको पता है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और उससे हमारे बहुत गहरे कई तरह के संबंध हैं। और अब यूएई एक तरह का बहुत ही लिबरल जैसा मुस्लिम कंट्री है। तो वहां के जो ये थे खलीफा बिन जायद, वो उनका डेथ हो गया, और वो एक बहुत बड़े लीडर थे। उसके लिए वहां 40 दिन का मॉर्निंग मनाया जा रहा है। उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ लीडर थे, जो वहां के डी फैक्टो थे प्रेसिडेंट, बहुत सालों से यही चला रहे थे, उनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में, शेख मोहम्मद बिन जायद। तो इसको याद कर लीजिए। और ये सब जो पीले में लिखे होते हैं, आई होप कि आप इसको गौर से पढ़ते होंगे, नोट भी बनाते होंगे। अब आइए हम लोग पैंडेमिक पे बात करते हैं। हर वीक में पैंडेमिक में कुछ ना कुछ तो न्यूज होता ही है।
इस वीक में है कि सेकेंड कोविड समिट कहाँ हुआ। कोविड पे जो है पूरे दुनिया के लीडर मिलते हैं। इस बार जो है यूएस ने इसको होस्ट किया वर्चुअली। और किसके साथ किया? जर्मनी जो ईयू का प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया जो G20 का प्रेसिडेंट, सेनेगल जो एयू का प्रेसिडेंट, और बेलीज जो कि कैरिकॉम का प्रेसिडेंट है। इन तो पूरे वर्ल्ड के जो जितने मेन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसके हेड यूएस के साथ मिलकर के, मोदी जी ने भी उसमें भाषण दिया, काफी सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने मेन बातें जो कही कि जो WTO का जो ट्रिप्स रूल है वो आड़े आता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो वैक्सीन को बहुत ज्यादा फैलने नहीं देता, उसको थोड़ा रिलैक्स करने की पैंडेमिक में जरूरत है। तो ये जो हुई है ये 12 मई को हुई है सेकेंड कोविड समिट। बस पता होना चाहिए, आपको पूछा सकता है। अब यहाँ पे एक रिलेटेड है स्वास्थ्य से, इसलिए मैंने इसको इसमें पैंडेमिक में दे दिया है कि आयुष्मान भारत जो मिशन लॉन्च किया गया था उसका पूरा नाम क्या है। ये नेम जो प्लान स्कीम का होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ABPMJAY शॉर्ट में इसको कहते हैं। इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको छोड़ के मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप इसको मत छोड़िएगा, पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। अब यदि इंडिया का न्यूज देखें, मिसलेनियस देखें, थॉमस और उबेर कप, उसमें इंडिया ने भी बहुत कमाल किया। थॉमस कप को जीता। एक तरह समझिए कि शायद बहुत दिन बाद इन्होंने जीता, ये फर्स्ट टाइम एवर इन्होंने जीता है। तो थॉमस कप जो है मेन के लिए होता है, उबेर कप जो है वो लेडीज के लिए। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं। तो ये रिलेटेड है यस बैडमिंटन से। और इसमें इंडिया ने जो है इसको 3-0 से आज ही या कल में जो है इंडोनेशिया को हरा करके जो है वो थॉमस कप जीत लिया। ऑफ कोर्स हम वुमेन में हार गए, लेकिन मेंस में जीते। ये बहुत बड़ी घटना है। इसको समझ लीजिए एक तरह से वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, और उबेर को वुमेन्स वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप। ऑपरेशन ऑफ विच एक्ट स्टैट्यूट वाज पुट ऑन होल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। SCI मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो पूरे वीक इस पे चर्चा होती रही। पिछले वीक में भी मैंने आपको ये न्यूज बताया था कि जो इंडियन पैनल कोड का जो सेक्शन है 124A, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ये सेडिशन एक्ट है, जहां पे कि ये लिखा हुआ है कि यदि गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट में आप कोई डिसअफेक्शन फैलाते हैं किसी भी तरीके से, कह के, ट्वीट करके, सोशल मीडिया पे लोगों को मैसेज दे के, लिख के, तो आपको देशद्रोह माना जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को देश मान लेना, ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है यदि जॉन लॉक का भी थ्योरी ऑफ स्टेट देखिए, किसी का भी, तो सिविल सोसाइटी पहले बनती है, वो स्टेट बनाती है, और स्टेट जो है गवर्नमेंट इन एक्शन होता है, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट जो है स्टेट इन एक्शन होता है। मतलब उस समय में राज का चलाने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, और गवर्नमेंट को कभी भी बदला जा सकता है। आपको पता है इलेक्शन से बदला जाता है, रिवॉल्यूशन से बदला जाता है। स्टेट परमानेंट है, देश परमानेंट है, गवर्नमेंट आती है जाती है। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यदि बुराई करें, यदि आप चीखें, चिल्लाएं, नारा लगाएं, तो वो कैसे देशद्रोह हो जाएगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस हुई, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं माना, क्योंकि ये उस समय में था जब गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी और हम गुलाम थे, तो उसके अगेंस्ट में बोलना जो है राष्ट्रद्रोह माना जाता था। अब क्यों माना जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लगता तो नहीं है कि ये एक्ट सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको खुद ही बदलना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जब तक आप इसको नहीं बदलते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तब तक आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी पे FIR इसके स्टैट्यूट के तहत दर्ज नहीं होगी। उनको होल्ड पे डाल दिया एक तरह से। तो ये सेडिशन एक्ट। अब ये जो पीले में लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केदारनाथ सिंह केस लैंडमार्क केस है 1962 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये तो कहा कि चलो इस एक्ट को रहने दिया जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी इसके ऑपरेशन पे बंदिश लगाई थी। इससे बहुत राहत जर्नलिस्ट को मिलती रही है। विच फेमस क्रिकेटर डाइड ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन मे। आज ही के दिन ये इतना दुखद घटना हुई है, मैं भी इससे दहल गया हूं। मैं भी उस क्रिकेटर का बहुत बड़ा फैन था, और दुख इसलिए भी हुआ कि अभी हाल में एक महान क्रिकेटर उसी देश का खोया हम लोगों ने, और फिर उसी देश के एंड्रू साइमंड को हम लोगों ने रोड एक्सीडेंट में खो दिया है। ये एकदम शॉकिंग है। Which famous musician who popularized संतूर died recently? आप इस चेहरे को कभी भूल नहीं सकते, इनके हेयर स्टाइल को नहीं भूल सकते। पंडित शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने कि संतूर वाद्य को पूरे दुनिया में जो है फेमस बनाया, उनका निधन अभी हो गया। उस्ताद अमजद अली खां हमारे बीच में हैं, ये सरोद वादक है, इन्होंने सरोद को पूरे दुनिया में फेमस किया।
Which Indian photo journalist won the famous Pulitzer Prize 2022? अब ये एक कितना दुखद अध्याय है। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये दानिश सिद्दीकी हमारे हैं, जिन्होंने कि पुलित्जर प्राइज, जो कि जर्नलिज्म का सबसे बड़ा प्राइज है, उसको 2 बार जीता। इस बार तो मरने के उपरांत उनको दिया गया, पहली बार उनको जीवित रहते दिया गया था। और इनको तालिबान के जो आतंकवादी थे, उन्होंने इनको मार दिया था जब अफगानिस्तान में ये फोटो जर्नलिज्म कर रहे थे। इनकी जो फोटो हैं, यदि आप गूगल पे जाके तलाशें तो मतलब इतने चौंकाने वाले फोटो ये खींचते रहे हैं। कैसे शाहीन बाग में एक लड़का गोली चला रहा है, उसका जो फोटो इन्होंने लिया है वो देखने लायक है। फिर वो गंगा में तैरती लाशें या कई अन्य जो इनके फोटो हैं, वो मतलब पूरे दुनिया में फेमस हुए हैं दानिश सिद्दीकी के, और इनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला है। Which famous Indian architect received Royal Gold Medal Award 2022? अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो आप एकदम बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप मुस्कुराएंगे। ये जो है वर्ल्ड में रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड जो होता है आर्किटेक्ट का, समझिए कि ऑस्कर है या नोबेल प्राइज है, और इसको मिला है इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को। बस याद कर लीजिए। Who is selected as the next chief election commissioner of India? अब इस चेहरे को पहचान लीजिए, आपको कई साल तक ही काफी टीवी पे दिखेंगे इलेक्शन के बारे में बताते हुए, डेट का अनाउंस करते हुए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करते हुए। इनका नाम है श्री राजीव कुमार। ये बहुत पहले काफी बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, और इनको गवर्नमेंट ने चुना है नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। यहाँ पे आर्टिकल 324 को आप याद कीजिए, जिसके तहत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं। यहाँ ये भी देखिए कि इनका जो सिलेक्शन है, अपॉइंटमेंट, वो तो गवर्नमेंट करती है, जैसे किसी ऑफिसर को करती है, लेकिन एक बार गवर्नमेंट कर देती है फिर गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है, फिर इनको इम्पीचमेंट से ही हटाया जा सकता है। इसीलिए एक तरह का इंडिपेंडेंस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये राजीव कुमार को बनाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ मॉस्क in which survey was ordered by a local court in Varanasi for verifying the evidences of Hindu deities buried underneath? मतलब कौन सा वो मॉस्क है, मस्जिद है, जिसको कि लोकल कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे करो, खुदाई करो या फोटोग्राफी करो, ये पता करने के लिए क्या इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दफन है, जिसको तोड़ करके ये मस्जिद बनाया गया। अब इस पे पूरे सप्ताह भर जो है विवाद होता रहा, लोग इस पे लड़ते झगड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम के जो नुमाइंदे थे वो लड़ते रहे। हिंदुओं का कहना था कि ये सही है, मुस्लिमों का कहना था कि ये सही नहीं है। इससे रिलेटेड देखिए कानून क्या कहता है। 1991 में, जो आपको एग्जाम में पूछा सकता है, कि एक एक्ट पास हुआ, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक्ट कहता है कि कोई भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो उसको उसका कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया सकता इस नाम पे कि वहां क्या दबा है नहीं दबा है। वो जैसा 15 अगस्त 1947 को था वैसा ही बना रहेगा। अब ये जज का जो ये डिसीजन है, ये ऐसे प्राइमा फेसाई जो है इस एक्ट के अगेंस्ट दिखता है। अब तो आगे देखा जाएगा कि जब इस पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी मामला, तो फाइनल क्या वर्डिक्ट होगा, क्योंकि लोकल कोर्ट की जो कोर्ट का ऑर्डर है वो तो ऑलवेज चैलेंज किया जा सकता है, उसको गलत ठहराया जा सकता है। तो लेकिन अभी जो हो रही है वो ये है कि लोकल कोर्ट ने ये कहा है कि इस पे उसकी सर्वे होनी चाहिए, इस बात की कि वहां पे ताकीद होनी चाहिए क्या हिंदू मूर्तियों को। अब इस पे बहुत सारे पक्ष लिए जा सकते हैं, मेरा कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन मेरे जहन में ये आती है खुदाई का अंत कहाँ है। क्योंकि हम साइंटिफिकली यदि देखें तो हो सकता है कि वहाँ हिंदू मूर्ति मिले, फिर उसके बहुत ज्यादा खुदाई करे तो वहाँ बौद्ध की मूर्तियां मिले, जैन की मिले, और उसके नीचे पता लगे आर्यन काल का कुछ मिले। ये तो आर्किटेक्ट में होता ही है, सॉरी आर्कियोलॉजी में होता ही है, लेयर्ड होती है। हमारा सिविलाइजेशन 5000 साल से पुराना है, तो शायद हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी सबके इस पे अलग अलग राय है। उस मस्जिद का जो नाम है वो है ज्ञान बापी मॉस्क। तो आप इसको जान लीजिए, क्योंकि काफी ये रिवर्बेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इस तरह के पूछे नहीं जा सकते हैं। मैंने आपको ज्ञान बापी याद कराने के लिए नहीं पूछा, मैंने आपको ये याद कराने के लिए क्वेश्चन दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि ये कहा गया था। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि एक मेंबरशिप ग्रुप बना है जिसमें कि हर वीक 2 टेस्ट पेपर सॉल्व होते हैं। वो पेपर
बेस्ट जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं पॉलिटिकल साइंस के हर कंपटीशन के लिए, उस पर चर्चा होती है, एग्जाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस होती है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगले 3 महीने तक ही चलेगी, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे टेस्ट पेपर आपको मिल जाते हैं, वहां पे पड़े हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पेड कोर्स है, नॉमिनल कॉस्ट पे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है वो इस ईमेल आईडी पर भेजें, आपको आगे गाइड की जाएगी। इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं। सो अपने को सेफ रखें, अच्छे रहें, मिलते हैं अगले वीक पुनः एक एपिसोड के साथ। बाय।